बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू वे ऑफ लर्निंग एकेडमी। आज का वीडियो लेक्चर नंबर 16 है और ये गेस्ट पेपर के तौर के ऊपर आप लोगों के साथ में शेयर करने जा रहा हूँ। इस वीडियो लेक्चर से पहले एक बात मैं आपको सर्टेनिटी के साथ 102% यकीन के साथ ये बात कहता हूँ कि जो पोर्शन आज के इस लेक्चर के अंदर मैं डिस्कस करूँगा ये आप लोगों के लिए 65 टू 80% इंशाल्लाह 65 टू 80% आपका जो पेपर होने जा रहा है उसके लिए इंपॉर्टेंट है। मेरी इस बात की गारंटी है इंशाल्लाह यही सारे का सारा मटेरियल जो एक स्पेसिफिक पोर्शन के लिए मैं शेयर करने जा रहा हूँ इंशाल्लाह इस बात की मेरी गारंटी है कि उसी के अंदर से आएगा। वो पोर्शन कौन सा है, क्वेश्चन कौन कौन से हैं, लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास। प्रॉपर सारे के सारे मैं क्वेश्चन आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। क्वेश्चन के बाद जो चीज़ उनकी ग्रामर है, जो उनकी मेन पहचान है, वो भी आपके साथ डिस्कस करने वाला हूं। इसके अलावा कोई ऐसी चीज़ बचेगी नहीं जो आपके पेपर में आ जाए, इस बात की मेरी श्योरिटी है इंशाल्लाह। ठीक है, सारी की सारी चीज़ें आपके साथ मुकम्मल डिटेल के साथ और उनके बिहाइंड रीज़न, किस तरह से आपने किसी वर्ड को अदा करना है, किस तरह वर्ड की आइडेंटिफिकेशन करनी है, ठीक है, कौन कौन से वर्ड कहाँ पर हैं, कौन कौन से प्रोनाउन है, कौन कौन से नाउन है, कौन कौन से कंजक्शन है, इंटरजेक्शन कौन से हैं, एडवर्ब कौन से हैं, सॉफ्ट एंड हार्ड आप लोगों की वॉइसेस जो है वो कौन सी हैं। ठीक है, इसके अलावा हर चीज़ मुकम्मल डिटेल के साथ इसके अलावा डिस्कस करेंगे। ठीक है, एनाफोरिक रेफरेंस कौन कौन से होते हैं मुकम्मल इंशाल्लाह जो पोर्शन आपके साथ डिस्कस करेंगे इस बात की मेरी गारंटी है इंशाल्लाह सारी की सारी एक तो नंबर 1 के ऊपर आपको सारी की सारी चीज़ें समझ भी आएंगी और आपके पेपर के अंदर इंशाल्लाह मैक्सिमम चीज़ें इस पोर्शन की शामिल होंगी। सबसे पहले जो क्वेश्चन है, इट वाज स्पीकिंग रियली क्विकली। अब यहाँ पर ये जो वर्ड है रियली क्विकली अंडरलाइन जो वर्ड है ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास एडवर्ब के तौर के ऊपर काम कर रहा है, नाउन फ्रेज है, क्लास है या एडजेक्टिव है। इसकी आइडेंटिफिकेशन हमने किस तरह से करनी है, यहाँ पर डायरेक्ट मैं आप लोगों को यहाँ पर ले आता हूँ। ही वाज स्पीकिंग। अब यहाँ पर जो वर्ड है स्पीकिंग, आपको पता होगा होपफुली कि स्पीकिंग जो है वो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर एज ए वर्ब के तौर के ऊपर काम कर रहा है। वर्ब का मतलब है काम करना, बोलना, खाना, समझना, उठना, बैठना, ये सारे का सारा किस में आ जाता है, वर्ब के अंदर आ रहा है। अब ये जो अंडरलाइन वर्ड है स्पीकिंग यहाँ पर क्या है, वर्ब है। और जो यहाँ पर ये वाला वर्ड है रियली क्विकली, अब ये क्या कर रहा है, वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। जो भी चीज़ वर्ब को डिस्क्राइब करे, उसको हम एडवर्ब कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, उसको हम एडवर्ब कहेंगे, जो भी चीज़ हमारे वर्ब को डिस्क्राइब करेगी। होपफुली कि आपको इस बात की समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट एग्जांपल भी देख लें, ब्रिंग मी ए पेन। ठीक है जी, यहाँ पर जो वर्ब है, यहाँ पर ये वर्ब कौन सा है, काम कौन सा है, ब्रिंग मी ए पेन। अब यहाँ पर जो है इमीडिएटली, अब इमीडिएटली का मतलब क्या है, एकदम से। अब इमीडिएटली क्या कर रहा है, इमीडिएटली हमारे पास क्या चीज़ है, इमीडिएटली हमारे पास एडवर्ब के तौर के ऊपर काम करेगा। क्यों, ये क्या कर रहा है, ये एक वर्ब को, एक काम को क्या कर रहा है, डिस्क्राइब कर रहा है इमीडिएटली, जल्दी से। ठीक है, कोई भी काम है। अब हमारे पास जो है रनिंग, अब यहाँ पर अगर हम देखें रनिंग का क्या, राम इज़ रनिंग। अब यहाँ पर रनिंग क्या है, हमारे पास वर्ब है, काम है ना। अब यहाँ पर देखें वेरी स्लो, बहुत आस्ता। अब ये क्या कर रहा है, एडवर्ब को डिस्क्राइब कर रहा है। किस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहा है, सॉरी वर्ब को, काम को डिस्क्राइब कर रहा है। तो हमारे पास क्या हुआ, एडवर्ब हुआ। होपफुली आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी। आते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 2 है हमारे पास, एजुकेशन हैज़ सिलेबल्स। एजुकेशन, ये जो वर्ड है एजुकेशन, एजुकेशन। अब एजुकेशन जो वर्ड है इसके अंदर टोटल कितने सिलेबल्स हैं, क्या इसमें 2 सिलेबल्स हैं, 3 हैं, 4 हैं या फिर 5 हैं। तो अब हमें कैसे पता चलेगा कोई भी जो वर्ड है उस वर्ड के अंदर टोटल सिलेबल्स कितने हैं। इसके लिए जो सबसे आसान जो मेथड यूज़ होता है वो भी आपके साथ डिस्कस करता हूँ, प्रॉपर मेथड भी मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ। ठीक है, जो सबसे इजी मेथड यूज़ होता है उसके अकॉर्डिंग हम देखेंगे, उससे होपफुली कि आप सबको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। कोई भी जो वर्ड है उसमें टोटल नंबर ऑफ वर्ड, टोटल जो है वो कितने सिलेबल्स हैं, मतलब वो जो वर्ड है वो कितनी वॉइसेस के अंदर टूट कर कंप्लीट हो रहा है। यहाँ पर जो वर्ड है एजुकेशन के अंदर टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स 4 हैं। किस तरह, अगर देखें ED इट, यू के शन, एजुकेशन, जब कंप्लीट करेंगे एजुकेशन, सो ये इस तरह से मिलाकर हमारे पास टोटल नंबर ऑफ सिलेबल्स 4 हो जाएंगे। सबसे पहले अगर बात करें सिलेबल्स क्या है, ए सिलेबल इज ए सिंगल अनब्रोकन साउंड आर यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन इन ए वर्ड। एक वर्ड के अंदर सिंगल या अनब्रोकन साउंड या यूनिट ऑफ प्रोनाउंसिएशन है जिसके अंदर एक वावल साउंड का होना मस्ट है, लाजमी है। एग्जाम्पल ऑफ सिलेबल्स, यहाँ पर हमारे पास एग्जाम्पल है और उसके बाद मेथड इसकी आइडेंटिफिकेशन करते हैं। जिस तरह केट में एक सिलेबल है,
एप्पल, एप्पल 2 सिलेबल हैं। ना 3 सिलेबल हैं। एजुकेशन 4 सिलेबल हैं। यहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटी अगर 6 सिलेबल्स के अंदर ब्रोक डाउन हुआ है। अब इसको अंडरस्टैंड करने के यहाँ पर जो डिफरेंट मेथड हैं, जो लेकिन सबसे आसान मेथड मुझे लगता है ये जिसको पर्सनली मैं यूज़ करता हूँ, एक वो है क्लैप मेथड, दूसरा वो है चिन मेथड। अब चिन मेथड क्या होता है? चिन मेथड के अंदर आप लोगों ने इस तरह करना है। फॉर एग्जांपल ऊपर एग्जांपल के ऊपर आ जाएं, यहाँ पर देखें किसी भी एक एग्जांपल को, बनाना को मैं फॉर एग्जांपल ले लेता हूँ। चिन मेथड के ऊपर ये है, आप लोगों ने अपनी चिन के नीचे आपकी जो थोड़ी है, ठीक है, आपके जो है माउथ का ये वाला पार्ट है चिन, ठीक है, ये वाली जो थोड़ी है, थोड़ी जिसको कहा जाता है, इसके नीचे आप लोगों ने यहाँ पर रखना है हाथ। यहाँ पर हाथ रखने के बाद आप लोगों ने अपने जिस फॉर एग्जांपल यहाँ पर अभी आपका माउथ क्या है, क्लोज है, बिल्कुल बंद है, ठीक है, मैं आपका माउथ यहाँ पर बंद है। अब आप लोगों ने एक वर्ड अदा करना है। जिस तरह यहाँ पर अगर बनाना को देखें ना, बनाना किस तरह टूटेगा, बनाना को लफ्ज़ अगर हम एक टाइम करेंगे बा, देखें बा करें, आपकी थोड़ी इसके साथ फॉर एग्जांपल नीचे जो उंगली रखी हुई है आपकी उंगल है, ठीक है, या आपने एक फिंगर रखी हुई है, अब आपकी थोड़ी इसके साथ टच होगी। अगर एक मरतबा करेंगे बा करें बा, फिर अपने मुंह को बंद कर लें, आपको पता लग गया एक हो गया, इस तरह करें। फिर आप अपने जो नेक्स्ट वर्ड है उसको अदा करने की कोशिश करें। फिर आप करें ना, अब देखिए ना करेंगे, फिर आपकी जो थोड़ी है वो आपकी फिंगर के साथ जाकर टच होगी, ना एन ए ना करेंगे फिर हो जाएगी, ठीक है, +1 कर दें, 2 हो गए। उसके बाद फिर जो उसमें तीसरा वर्ड अलग से बन रहा है, देखें बा ना। अब 3 मरतबा दूसरी मरतबा फिर आपने एन ए ना किया तो आपकी जो थोड़ी आपकी जो चिन्ह है ये फिर आपकी उंगल के साथ फिंगर के साथ टच होगी, फिंगर के साथ ये टच होगी। तो ये सिंपल 3 टाइम आप लोगों की जो फिंगर है, आपकी जो चिन्ह है, आपकी चिन्ह आपकी फिंगर के साथ अटैच हुई है, जाके लगी है। इसका मतलब है इसमें टोटल जो है सिलेबल्स जो वर्ड के अंदर है वो कितने हैं? 3 हैं। वैसे आमतौर के ऊपर हमें देखने से ही पता चल जाता है किसी वर्ड के अंदर कितने सिलेबल्स हैं, या एक वर्ड जो है वो कितने सिलेबल्स के अंदर ब्रोक डाउन हुआ है। होपफुली कि आपको इस मेथड की समझ आ चुकी होगी। अप्लाई करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, आपको आसानी के साथ समझ आ जाएगी। बाकी क्लैप मेथड भी है, यहाँ पर चिन मेथड है, काउंट द वॉवल साउंड आपका यहाँ पर ये मेथड भी है, उसके अलावा डिक्शनरी मेथड भी है आपका, ठीक है। तो ये आप सारे के सारे कोई भी मेथड आप लोग इसके लिए यूज़ कर सकते हैं। होपफुली स्टूडेंट कि आपको उस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर अभी तक आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर अगर फर्स्ट टाइम आए हैं तो उसको भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। स्टूडेंट अगर कोई स्टूडेंट हमसे टेस्ट की तैयारी करना चाह रहा हो, हमारे दिए गए नंबर पर व्हाट्सएप पर हमसे रब्ता कर सकता है। अकॉर्डिंग टू पैटर्न टेस्ट की तैयारी करवाएंगे इंशाल्लाह। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, आइडेंटिफाई द रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन इन द सेंटेंस शी थॉट्स हर सेल्फ हाउ टू। ठीक है, अब यहाँ पर आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ पर ये आप लोगों को एक सेंटेंस दिया है, इसके अंदर आप लोगों ने रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन ढूंढना है। अब रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कौन सा है, यहाँ पर देखें, हर सेल्फ, शी थॉट, यहाँ पर पाइनो। ठीक है, यहाँ पर इसके आगे फर्दर सेंटेंस आई थिंक और भी था लेकिन कट डाउन हो चुका है। अब आप लोगों ने जो है वो आइडेंटिफिकेशन करनी है किसकी, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अब हम यहाँ पर बात कर लेते हैं कि प्रोनाउन होता क्या है। प्रोनाउन असल में एक ऐसे वर्ड को कहते हैं हम जो किसी नाउन की जगह इस्तेमाल हो और उसकी रिपीटिशन को क्या करें, रिपीटिशन से बचने के लिए उसकी जगह इस्तेमाल हो, उसको हम प्रोनाउन कहते हैं। अब सबसे इम्पॉर्टेंट जो चीज़ है वो क्या है, प्रोनाउन की टाइप्स हैं। पर्सनल प्रोनाउन, पर्सनल प्रोनाउन वो होता है जिसके अंदर जब भी हम यूज़ करते हैं आई, यू, ही, शी, इट, वी, दे, जब कभी भी ये चीज़ें आ जाएं, इसमें से आप लोगों को कहा जाए कि कौन सा प्रोनाउन है, तो ये ऑलवेज पर्सनल प्रोनाउन कहलाएगा। बात करते हैं पोजेसिव प्रोनाउन। पोजेसिव प्रोनाउन जब कभी भी बात आएगी तो ये ओनरशिप को शो करता है। किस चीज़ को, ओनरशिप, मीन के मालिकियत को शो करता है। इसके अंदर चीज़ आ जाएगी माइन, यूअर्स, हिज, हर और देयर, ये इसकी एग्जांपल आ जाती है। बात करते हैं रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन, रेफर बैक टू द सब्जेक्ट, यानी ये क्या करता है, डायरेक्ट जो है वो आपके सब्जेक्ट के ऊपर रेफर बैक करता है। जिस तरह माई सेल्फ, यूर सेल्फ, हेम सेल्फ, देयर सेल्फ, हर सेल्फ, इट सेल्फ और सेल्फ, देन सेल्फ, जब भी ये बात आएगी तो ये हमारे पास कौन सा प्रोनाउन होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन होगा। क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। नेक्स्ट अगर बात करें डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, पॉइंट टू स्पेसिफिक थिंग्स, किसी स्पेसिफिक चीज़ की बात करना, जिस तरह ये है, वो रही, ये रही। ठीक है, जिस तरह दिस, दैट, दीज, दोज, ये सारी की सारी बात आ जाती है
डिमॉन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन की अगर बात करें, इंट्रोगेटिव प्रोनाउन, इंटरोगेटिव या जो है इंट्रोगेटिव हम किसको कहते हैं, यूज्ड ए क्वेश्चन मार्क कहने के लिए जब भी यूज़ करेंगे इंट्रोगेटिव प्रोनाउन यूज़ करेंगे। इसकी एग्जांपल है हमारे पास हु, whom, whose, which, that और what सॉरी। ओके, नेक्स्ट हमारे पास है रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन क्या है, एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए यूज़ करते हैं, हु, whom, whose, which, that। अगर इसको हम देखें इन दोनों में व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन रिलेटिव प्रोनाउन एंड इंटरोगेटिव प्रोनाउन। अच्छा, इंटरोगेटिव जो है उसके अंदर हम किसी से क्वेश्चन कर रहे होते हैं, आप कहाँ जा रहे हैं, आपका क्या नाम है, ठीक है, तो वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास इंटरोगेटिव प्रोनाउन होगा। और जो हमारे पास रिलेटिव प्रोनाउन है उसके अंदर हम जो है वो एक रिलेटिव क्लास को इंट्रोड्यूस करने के लिए उसको यूज़ करते हैं। मतलब एक क्लास गुजर जाए उसके बाद जो सेकंड क्लास है उसके बाद उसके सेकंड के साथ रिलेशन बताने के लिए, रिलेटिव करने के लिए उसको यूज़ करेंगे। Indefinite pronoun refer to non-specific people or things. For example, someone, अब किसी की बात करते हैं, देखिए ये वाला भी आया हुआ था, ये कौन सा प्रोनाउन था, इंडेफिनेट प्रोनाउन था। ये एक एग्जाम क्वेश्चन आया था उसमें ये वाला ये लिखा हुआ था someone, इसमें से आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन था प्रोनाउन, ये जो someone है ये कौन से जो प्रोनाउन है, तो यहाँ पर वहाँ पर भी इंडेफिनेट प्रोनाउन आया हुआ था। ठीक है, बात करें एनीवन, एवरीवन, नोबॉडी, फ्यू, मैनी, आल, ये सारी की सारी जो है वो किस चीज़ की एग्जांपल है, ये सारी की सारी इंडेफिनेट प्रोनाउन। जब कभी भी इसकी बात आएगी तो ये इंडेफिनेट प्रोनाउन होगा। और अगर हम बात करें हमारे पास रेसिप्रोकल नाउन, रेसिप्रोकल नाउन कौन सा होता है, जिसमें शो ए म्यूचुअल एक्शन और रिलेशनशिप, फॉर एग्जांपल ईच अदर, एक दूसरे के साथ, वन एन अदर, जब भी इसकी बात आएगी तो कौन सा होगा, यहाँ पर हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन कहलाएगा। होपफुली स्टूडेंट कि आप लोगों को सारी की सारी चीज़ों की यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। जो हमारे पास यहाँ पर रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है वो हमारे पास हो जाएगा हर सेल्फ, हेम सेल्फ, हर सेल्फ। तो जब भी देम सेल्फ, जब भी इस तरह की बात आएगी तो वो क्या कहलाएगा, वो हमारे पास रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन कहलाएगा। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन था उसके अंदर हर सेल्फ जो ये अंडरलाइन वर्ड था ये हमारे पास क्या होगा, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन। अगर आप लोग इस तरह सारी की सारी चीज़ों को अंडरस्टैंड कर लेते हैं, मेरी गारंटी है इस बात की इंशाल्लाह कि आप लोगों के सामने कोई भी ऐसा वर्ड नहीं आएगा, कोई भी ऐसी इंग्लिश की चीज़ नहीं आएगी जो आपको समझ ना आए। बात करते हैं वाओ दैट्स ब्यूटीफुल ड्रेस इंडीड। अब यहाँ पर अगर इसमें अक्सर तौर के ऊपर, आम तौर के ऊपर, अक्सर कहता हूँ नॉट ऑलवेज, यहाँ पर ये जो वर्ड इस तरह का वर्ड होगा जिसके बाद इस तरह के साइन यूज़ होगा उसको साइन ऑफ एक्सक्लेमेटरी या साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन कहा जाता है। ठीक है, तो ये कब यूज़ होता है, तो ये इंटरजेक्शन है जो किसी सडन फीलिंग, इमोशन के तौर के ऊपर, इमोशन के वक्त हम यूज़ करें तो उसको हम इंटरजेक्शन कहते हैं। ठीक, सो क्या कहते हैं, इंटरजेक्शन कहते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन जो है वो पेपर के अंदर आया हुआ था। इसके अलावा कंजक्शन के हवाले से बहुत ज़्यादा, चलो इनको भी थोड़ा थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा टाइम आपका नहीं कंज्यूम करेंगे, थोड़ा थोड़ा टाइम लेंगे और मुख्तसर से ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, टू द पॉइंट। इंशाल्लाह सेम चीज़ आपके पेपर के अंदर आएंगी। अच्छा स्टूडेंट, जो चीज़ अभी मैं आपके साथ डिस्कस की है, मैंने इंटरजेक्शन की बात की थी। तो इंटरजेक्शन हम सडन फीलिंग एंड इंटरजेक्शन एक्सप्रेस स्ट्रॉन्ग इमोशंस एंड इट्स ऑफ्टन फॉलो बाय द एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स। हमारे पास जो है वो एक्सक्लेमेशन पॉइंट्स भी इसमें यूज़ होता है, जो हमारी स्ट्रॉन्ग इमोशंस को, फीलिंग को जो शो करे उसको हम क्या कहते हैं, इंटरजेक्शंस। अब जो है वो आजकल के जो क्वेश्चंस आ रहे हैं वो इस तरह की चीज़ें आ रही हैं, हरी अप। ठीक है, हरी अप कर इसको अंडरलाइन करते हैं तो पूछते हैं आप लोगों से ये क्या चीज़ है, आपको पता होना चाहिए कि ये क्या है, इंटरजेक्शन है। हाय, ये हाय, हाय रब्बा, हम ये नहीं कहते हाय, ये वो वाला हाय है। ठीक है, ये भी इंटरजेक्शन है। वेल, ये भी इंटरजेक्शन है। ओह, ओ नो, ओह नो, ये भी इंटरजेक्शन है। ओह, अब ये भी ब्रो, ये सारी की सारी क्या है, इंटरजेक्शन की एग्जांपल है। इसके अलावा इंटरजेक्शन के अलावा एक चीज़ और बड़ी बड़ी इंपॉर्टेंट है यहाँ पर। ठीक है, आर्टिकल नेक्स्ट में आगे जाकर डिस्कस करता हूँ। कंजक्शन यहाँ पर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। कंजक्शन को देखें, कंजक्शन क्या चीज़ है, ए कंजक्शन जॉइन टू आइडियाज़ आर शो द रिलेशनशिप बिटवीन टू पार्ट ऑफ द सेंटेंस। कंजक्शन का काम क्या होता है, दो जो है वो सेंटेंस को आपस में जोड़ता भी है, या जो दो आइडियाज़ होते हैं, दो आइडियाज़ जो होते हैं उनको आपस में जोड़ता है, या उन दोनों के दरमियान जो रिलेशनशिप है उनको बता रहा होता है। इसको हम कंजक्शन कहते हैं। अभी जो पेपर हुआ प्रीवियस पेपर के अंदर 2-3 एमसीक्यूज जो है वो 1-2-3 पेपर हुए, उनमें से 2 एमसीक्यूज तकरीबन ये तीनों के अंदर कंजक्शन के एमसीक्यूज आए थे। एक के अंदर पूछा हुआ था बट क्या है, दूसरे के अंदर पूछा हुआ था बिकॉज क्या है। अब बट भी यहाँ पर कंजक्शन है, बिकॉज भी यहाँ पर कंजक्शन है, क्योंकि ये भी 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होता है। सिमिलरली बट भी 2 सेंटेंस को आपस में जोड़ रहा होता है, एंड भी 2 सेंटेंस को जोड़ रहा होता है, सो भी जोड़ रहा होता है, यहाँ पर जो है थॉट भी जोड़ रहा होता है, आर भी जोड़ रहा होता है, अनटिल भी जोड़ रहा होता है,
वाइल भी जोड़ रहा होता है, अनलेस। ये सारे के सारे जो वर्ड हैं ये क्या हैं, हमारे पास एज ए कंजक्शन के तौर के ऊपर काम करते हैं। दो सेंटेंस को, दो फ्रेजेस को, दो क्लासेस को आपस में जोड़ते हैं, ठीक है, इनको हम कंजक्शन। उसके बाद अगर हमारे पास आर्टिकल है, आर्टिकल हम स्पेसिफिक आर्टिकल आगे जाकर इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे किस तरह यूज़ करना है। प्रीपोजिशन जो किसी चीज़ की पोजीशन बताएं। एडवर्ब, एडवर्ब ये भी हमने होपफुली के डिस्कस कर लिया, आपको समझ आ चुकी होगी। जो क्या करता है, डिस्क्राइब करता है, एक वर्ब को डिस्क्राइब करता है, काम को डिस्क्राइब करता है कि वो किस तरह का काम है, किस सिमत का काम है। जिस तरह हाउ, कैसे, लोडली, क्विकली, ये सारे के सारे हमने डिस्कस कर लिए हैं। हाउ ऑफ्टन, ऑलवेज, नेवर, बिफोर, सून, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, एडवर्ब हैं। वर्ब हमारे पास काम है, आई होप कि आपको उसका पहले भी पता होगा। थोड़ा सा डिस्कस कर लेते हैं। वर्ब क्या है, एक्शन है, एक्शन को शो करते हैं ना। स्टेट और बीइंग, जो हमारी फिक्स स्टेट है उसको भी शो करते हैं, हमारे एक्शन को शो करते हैं। आस्क, कहना, जंपिंग करना, थिंक करना, वांट, रन, डांस, ईट, फैक्स, ये सारे के सारे हमारे पास क्या है, वर्ब के तौर के ऊपर काम करते हैं। उसके बाद हम बात करते हैं कि हमारे पास कौन सा जो वर्ड है वो सॉफ्ट होता है, कौन सा वर्ड हमारे पास हार्ड होता है। विच वर्ड इंक्लूड ए सॉफ्ट साउंड, इनमें से कौन सा जो वर्ड है वो हमें सॉफ्ट साउंड प्रोवाइड करता है। हमें कैसे पता चलेगा, कोई भी जो वर्ड है, ठीक है, अंडरलाइन वर्ड होगा या हमारे पास जो ऑप्शन के अंदर कोई वर्ड होगा वो हमें सॉफ्ट वर्ड जो सॉफ्ट साउंड कैसे प्रोवाइड करेगा या हमें हार्ड साउंड कैसे प्रोवाइड करेगा। इसकी आइडेंटिफिकेशन क्या है, अगर हम सबसे पहले इस क्वेश्चन के अंदर देखें, डॉग, डॉग जो हमें वो क्या कर रहा है, सॉफ्ट साउंड प्रोवाइड कर रहा है। टिप, टिप अगर देखें, टिप ये सख्ती पैदा कर रहा है। पिन, कैप, अब ये हमें सब सारे के सारे क्या कर रहे हैं, जो हार्ड साउंड दे रहे हैं। अब सॉफ्ट साउंड कौन सा दे रहे हैं, डॉग, डॉग, टिप, पिन, कैप, इनके अंदर सख्ती पाई जाती है। किस तरह, अब इसका जो है वो इतनी लंबी चौड़ी डिटेल तो है नहीं है, ये सिंपल है। सी एंड जी की बात होती है इसमें, सी जी टी पी, ठीक है। सबसे पहले बात करें, इन इंग्लिश साउंड कैन बी कैटेगराइज एज हैविंग आइदर ए आर टी और हार्ड, मीन के सॉफ्ट या हार्ड के अंदर जो है वॉइसेस के अंदर हम इसको जो है वो क्या करते हैं, हम लोगों ने डिवाइड किया होता है। सबसे पहले अगर बात करें हार्ड साउंड की, हार्ड साउंड कौन से होते हैं, दीज आर प्रोनाउंस विद स्ट्रॉन्ग, क्लियर एंड ऑफ्टन लोडेड साउंड। मतलब कि ये जो सॉफ्ट हार्ड साउंड होते हैं, हार्ड साउंड ऐसे होते हैं जिनको हम स्ट्रॉन्ग तरीके से, बिल्कुल क्लियर अंदाज के अंदर और लाउडिंग स्पीडिंग, मीन के ऊंची आवाज़ के अंदर हम इसको जो है लाउडर स्पीकिंग के अंदर इसको हम इस्तेमाल करते हैं, मीन के ऊंची आवाज़ से पढ़ते हैं। फॉर एग्जांपल जिस तरह जी इन, अगर बात करें केट, केट अब हम क्या कर रहा है, हार्ड किस्म की आवाज़ दे रहे हैं, केट। अब देखें गो, देखें साउंड इसमें भी आ रहा है, उसमें वो भी आ रहा है। अगर हम इशारा करते हैं ना, देखें केट अगर इशारा करें या हम इसको, या गो की जानब इशारा करें या हम आवाज़ करें तो हमारे मुंह से थोड़ा हार्ड तरीके से निकलता है या ऊंची तरीके से निकलता है। टॉप, अब देखें टॉप, ऊपर टॉप की बात हो रही है। पिन, अब देखें मुंह से हमारे निकलता है तो लाउडली तरीके से निकलता है, मीन के हमें ये क्या करता है, हार्ड साउंड प्रोवाइड करता है। सॉफ्ट साउंड की अगर बात करें, सॉफ्ट साउंड जो हमें वो बिल्कुल प्रोनाउंसिएशन के अंदर हमें सिमुटेनियसली हमें आवाज़ देते हैं, स्लोली आवाज़ देता है, ठीक है। इसको हम इतनी ज़्यादा कस के, मीन के बहुत ज़्यादा लाउड स्पीकिंग के अंदर नहीं पढ़ते। तो ये हमारे पास कौन सी वाइज होंगी, हमारे पास सॉफ्ट साउंड होंगी, ठीक है। सबसे पहले इसमें देखें केरियल, सबसे पहले अगर हमारे पास केरियल, ठीक है, सॉफ्ट साउंड है। अगर डी के अंदर बात करें गैंट, जैंट, जे में जे की देखें, जे की साउंड दे रहा है ना, सॉफ्ट एंड देन टी, जे, जैंट। बात करें डॉग की, हमें डॉग, डी सॉफ्टर देन पिन, पिन से क्या कर रहे हैं, पी से हमें क्या, ये सॉफ्ट वॉइस दे रहा है। बाल, बाल की अगर बात करें ये हमें पी से क्या है, सॉफ्टर देन पी एज कंपेयर विद, ठीक है। अगर बात करें हार्ड की बात करें, हार्ड जी, कैट, हार्ड की बात करें कैट, कैट हार्ड है। अगर सॉफ्ट की बात करें सिटी, ठीक है। हार्ड की बात करें हमारे पास गोट, सॉफ्ट की बात करें यहाँ पर हमारे पास ग्राफा, ग्राफ। हार्ड की बात करें टॉप, सॉफ्ट की बात करें डॉग। हार्ड की बात करें पेन, सॉफ्ट की बात करें बेड। तो अक्सर यही जो वर्ड हैं, यही मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्या होते हैं, यही जो है वो आपके एग्जाम के अंदर यूज़ होंगे। अब जो पेपर्स में क्वेश्चन आए हुआ था वो इन्हीं में से आया हुआ था, ठीक है। ये वाले वर्ड मोस्ट ऑफ द टाइम यूज़ होते हैं, इनको प्रिपेयर कर लें, देख लें इसमें हार्ड कौन सा है, सॉफ्ट कौन सा है, और इसके अलावा प्रोनाउंसिएशन का आप लोग मेथड भी देख लें क्लियरली, स्ट्रांगली तरीके से। और जो ऊंची आवाज़ के साथ बोला जाए वो हमारे पास हार्ड साउंड होगा, जिसको स्लोली तरीके के साथ, सॉफ्ट तरीके के साथ, आराम के साथ हम प्रोनाउंस कर सकें, उसको हम जो है वो सॉफ्ट साउंड कहेंगे, ठीक है। अगर हम इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश भी करें तो उसको अंडरस्टैंडिंग का मेथड इसका यही है कि हम जो सॉफ्ट या हार्ड साउंड है इसको हम प्रोनाउंसिएशन के मेथड के साथ
या इसको हम रीडिंग के साथ या इसको हम स्पेलिंग के साथ फोनिक लर्निंग के साथ हम इसको जो है वो अदा कर सकते हैं। यहाँ पर इसकी टिप्स जो है वो ए और सी है ना, ए एंड सी, ए हार्ड सी, ए सॉफ्ट सी, ए हार्ड जी, ए सॉफ्ट जी, फॉलो बाई ए ई ओ। यहाँ पर देखें ए या ओ की बात होगी या यू की बात होगी, तो ये हमें ऑलवेज क्या करेंगे, कौन सी वॉइस देंगे, पहले इस चीज़ को आप लोग अपने माइंड के अंदर रख लें। देखें केट, कॉर्न, कप, इस तरह। ए सॉफ्ट हमें जो ये हमें हार्ड दे रहा है ऊपर वाला ना, ए सॉफ्ट की बात करें हमें ये फॉलो कर रहा है ई आई या वाई को, ठीक है, सिटी, कैरियल, साइकिल, तो ये हमें सॉफ्ट की वॉइस दे रहा है। इस तरह हार्ड की बात करें तो ये हमें जी के अंदर दे रहा है, किस तरह, ए ओ, और यू की बात करें हमें गेट, गॉड, तो ये हमें गम, ये हमें किसकी, हार्ट की वॉइस दे रहे हैं। सॉफ्ट की अगर बात करें यहाँ पर जी हमें कहाँ पर दे रहे हैं, ई आई या वाई के अंदर, गैन, ग्रॉफ, जिम, ये हमें सारी की सारी सॉफ्ट वॉइस दे रहा है। होपफुली कि आपके माइंड के अंदर किसी हद तक कंसेप्ट बैठ चुका होगा सॉफ्ट एंड हार्ड वॉइस साउंड इन इंग्लिश। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की जानिब हम आते हैं। सारा बॉट ए बुक, शी लव रीडिंग इट, ठीक है। अब यहाँ पर आप लोगों ने जो वर्ड है कौन सा, यहाँ पर आप लोगों ने एनाफोरिक रेफरेंस इसके अंदर फाइंड आउट करना है। एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है, किस तरह से आप लोग जो है वो किसी जुमले के अंदर फाइंड आउट करेंगे कि एनाफोरिक रेफरेंस इसके अंदर क्या है, क्या इसमें सारा है, क्या इसमें बुक है, क्या इसमें शी है, क्या इसमें रीडिंग है, इसमें एनाफोरिक जो है वो रेफरेंस कौन सा होगा। सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करता हूँ एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। उसके बाद दो एग्जांपल हैं, एक मैं सोल्व करूँगा, एक आप लोगों के लिए टास्क छोड़ूंगा कि आप लोगों ने इसको खुद सोल्व करना है। सबसे पहले बात करें, सिंपल सी बात है लेकिन वेरी इंपॉर्टेंट है। एन एनाफोरिक रेफरेंस इज़ व्हेन ए वर्ड यूजुअली ए प्रोनाउन, आमतौर के ऊपर क्या प्रोनाउन, प्रोनाउन वो होता है जो नाउन को क्या करता है, रिप्लेस करता है, मीन कि उसको रिपीट होने से बचाता है। फॉर एग्जांपल जिस तरह हम बात करते हैं अली गो टू स्कूल, अली स्कूल जाते हैं, अब हम दोबारा अली यूज़ नहीं करेंगे, अब क्योंकि वो लड़का है तो यहाँ पर हम ही यूज़ करेंगे। ही स्टडी इन क्लास 7th। अब यहाँ पर हमने दोबारा अली यूज़ नहीं किया, दोबारा हमने यूज़ किया ही यूज़ किया, क्यों, क्योंकि वो हमने अली को रिपीट होने से बचाया। हालांकि अगर दोबारा यूज़ करते अली अली स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, या हम इसको यूज़ करते ना, यहाँ पर जो अली को जो है वो रिपीट होने से बचाया किसने, ही ने उसको जो है वो रिपीट होने से बचा दिया। सो हमारे पास प्रोनाउन वो होता है। रेफर बैक टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन अर्लियर इन द टेक्स्ट, मीन कि हमारे पास ऐसी चीज़ जो ऑलरेडी जो है वो टेक्स्ट के अंदर अवेलेबल हो और उसको रिपीट होने से जो दूसरी चीज़ बचाए, वो हमारे पास आमतौर के ऊपर प्रोनाउन होता है जो जुमले के अंदर होता है और वो उसको रिपीट होने से बचाता है, वही हमारे पास क्या होता है, एनाफोरिक रेफरेंस होता है। अब यहाँ पर देखें, सारा बॉट ए बुक, सारा जो है किताब खरीदी, शी लव रीड इट। अब यहाँ पर अगर बात करें हम सारा की, सबसे पहले हमारे पास सारा है, दूसरे हमारे पास जो सारा का प्रोनाउन है जिसने सारा को रिपीट होने से बचाया है। यहाँ पर हम देखें, अगर यहाँ पर शी ना यूज़ करते तो दोबारा फिर सारा यूज़ करते ना, सारा बॉट ए बुक। अब यहाँ पर हम दोबारा यूज़ करते हैं सारा लव्ड रीडिंग इट। अब सारा को किस चीज़ ने रिप्लेस किया, यहाँ पर सारा को रिप्लेस किया शी ने। अब इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर शी क्या है, प्रोनाउन है, और जो भी जुमले के अंदर प्रोनाउन यूज़ होगा, क्या यूज़ होगा, प्रोनाउन यूज़ होगा, वही हमारे पास जो है वो एनाफोरिक रेफरेंस होगा। सो हमारे पास यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हुआ वो हमारे पास ऑप्शन नंबर सी हुआ। यहाँ पर क्योंकि ऑप्शन नंबर सी के अंदर सारा शी है, शी ने सारा को रिप्लेस किया, जो कि यहाँ पर एज ए एनाफोरिक रेफरेंस के तौर के ऊपर काम कर रहा है। आई होप कि आपको एनाफोरिक रेफरेंस का पता चल चुका होगा कि एनाफोरिक रेफरेंस क्या होता है। वेरी इंपॉर्टेंट है, आपके एग्जाम में मोस्ट ऑफ द टाइम ये चीज़ रिपीट होती है, एनाफोरिक रेफरेंस। एनाफोरिक रेफरेंस जो है वो एक नाउन को रिप्लेस करके उसकी जगह लेता है, जो कि खुद क्या कहलाता है, प्रोनाउन कहलाता है। रेफर बैक टू समथिंग ऑलरेडी मेंशन अर्लियर इन द टेक्स्ट, मीन कि वो चीज़ ऑलरेडी टेक्स्ट के अंदर मौजूद होती है। जिस तरह इस टेक्स्ट के अंदर सारा ऑलरेडी मौजूद थी, सारा को रिप्लेस किया शी ने, जो कि एज ए यहाँ पर प्रोनाउन के तौर के ऊपर काम करता है, और यहाँ पर एनाफोरिक रेफरेंस हमारे पास शी हो गया। होपफुली कि आप लोगों को इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी होगी। अगर आपको इस क्वेश्चन की समझ आ चुकी है तो ये क्वेश्चन नंबर 77 है। ईटा का जो पेपर हुआ है CTIT का, उसके अंदर क्वेश्चन आया हुआ था, अली वाज सर्चिंग फॉर ए बस, अली वाज सर्चिंग फॉर ए बस ही नीडेड गो
टू गो होम। यहाँ पर आइडेंटिफाई एनाफोरिक रेफरेंस इन द सेंटेंस। सेंटेंस के अंदर एनाफोरिक आप लोगों ने रेफरेंस की आइडेंटिफिकेशन करनी है। एनाफोरिक रेफरेंस इसमें कौन सा है? अभी मैंने आपके साथ डिस्कस किया है कि दोनों की दोनों चीज़ें सेंटेंस के अंदर मौजूद होती हैं, जिसमें एक जो चीज़ है वो दूसरी चीज़ मीन के जो प्रोनाउन है वो उसको रिप्लेस करता है। यहाँ पर आप लोगों ने आइडेंटिफिकेशन कर लेनी है प्रोनाउन कौन सा है। बस यहाँ पर प्रोनाउन है, यहाँ पर ही प्रोनाउन है, यहाँ पर अली प्रोनाउन है, यहाँ पर होम प्रोनाउन है। जो भी यहाँ पर जो है वो एनाफोरिक रेफरेंस है, आप लोगों ने मुझे बताना है क्वेश्चन नंबर 77 का यहाँ पर आंसर क्या बना। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है आई वॉज फीलिंग टायर्ड। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, आई डिसाइड टू टेक ए नैप। तो यहाँ पर आप लोगों के आपके पास 4 ऑप्शन है। देयरफॉर, यहाँ पर लगेगा हाउएवर, यहाँ पर लगेगा आल्सो, यहाँ पर लगेगा मीनवाइल। कौन सा यहाँ पर आंसर करेक्ट लगेगा? करेक्ट आंसर यहाँ पर लग जाएगा देयरफॉर। देयरफॉर यहाँ पर करेक्ट आंसर लग जाएगा। अब यहाँ पर जो है वो देयरफॉर क्यों लगेगा? यहाँ पर अगर हम देखें, एक जो सेंटेंस है वो 2 पोर्शन के अंदर कंप्लीट हो रहा है। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, यहाँ पर देखें आई डिसाइड टू टेक ए निप। यहाँ पर देखें 2 चीज़ें हैं ना। अब यहाँ से इससे पीछे का जुमला हमें कंप्लीट हो नज़र आ रहा। आई वॉज फीलिंग टायर्ड, मुझे थकावट महसूस हो रही, या मैं थकावट महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पर एक अलग से हो गया यहाँ पर हमारे पास। और आई डिसाइड टू टेक ए निप मतलब उसका रिजल्ट सही है। मतलब जब 2 चीज़ें हम यूज़ करेंगे, फर्स्ट हमारे पास काज है, दूसरा उसका क्या है? रिजल्ट है। जब भी काज और रिलेशनशिप की बात होगी तो हमने यहाँ पर देयरफॉर यूज़ करना है। यहाँ पर अगर हम बात करें आई वॉज फीलिंग टायर्ड, यहाँ पर ये दिस इज़ ए केस, ये हमारे पास क्या है? काज है ना, एक वजह है, ये हमारे पास केस बन रहा है ना। जो दूसरे हमारे पास क्लास, जो दूसरी हमारे पास जो क्लास होगी, ये फर्स्ट क्लास है। जब दूसरी हमारे पास क्लास होगी आई डिसाइड टू टेक ए नीप, दिस इज़ द इफेक्ट और रिजल्ट, ये हमारे पास रिजल्ट या इफेक्ट है। सो यहाँ पर हमारे पास क्या कर रहे हैं? काज और इफेक्ट की बात हो रही है, मीन के एक रिलेशनशिप की बात हो रही है, रिलेशनशिप बता रहे हैं। सो हमने रिलेशनशिप को जो क्लियर करने के लिए यहाँ पर यूज़ करना है देयरफॉर। काज और इफेक्ट को हम जो है वो क्लियर करने के लिए देयरफॉर यूज़ करते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें व्हाट इज़ द मेन पर्पज़ ऑफ सपोर्टिंग सेंटेंस इन ए पैराग्राफ। एक पैराग्राफ के अंदर जो सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, सपोर्टिंग सेंटेंस का क्या काम होता है एक पैराग्राफ के अंदर? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। मतलब कि एक जो पैराग्राफ है, एक पैराग्राफ के अंदर सपोर्टिंग सेंटेंस का क्या काम होता है? देखें, टू इंट्रोड्यूस ए न्यू टॉपिक, क्या एक न्यू टॉपिक को इंट्रोड्यूस करना इसका काम होता है। टू प्रोवाइड डिटेल एंड एग्जाम्पल दैट क्लियरफाई द टॉपिक सेंटेंस, क्या ये इसको एग्जाम्पल प्रोवाइड करना जो कि टॉपिक सेंटेंस को क्लियर करता हो। टू कंक्लूड ए पैराग्राफ, क्या कंक्लूड पैराग्राफ को कंक्लूड करता हो। टू रीस्टार्ट द टॉपिक सेंटेंस, क्या टॉपिक सेंटेंस को दोबारा स्टार्ट किया जाए। जो करेक्ट इसका आंसर हो जाएगा टू प्रोवाइड डिटेल एंड एग्जाम्पल दैट्स क्लियरफाई द टॉपिक सेंटेंस। जो हमारा मेन पर्पज़ होता है सपोर्टिंग सेंटेंस का, सपोर्टिंग सेंटेंस ये इसलिए यूज़ करते हैं हम कि जो हमने एग्जांपल दी थी, जो हमने सेंटेंस दिया है, जो हमने सेंटेंस लिखा है, उसकी एग्जांपल में से उसको एग्जांपल देना ताकि उसका मेन जो आइडिया है वो क्लियर हो जाए। क्लियरफाई द टॉपिक ऑफ द सेंटेंस, सेंटेंस का टॉपिक क्लियर हो जाए। ठीक है। अब यहाँ पर इसके लिए अगर हम देखें, हमारे पास 2 तरह की चीज़ें होती हैं ना। फर्स्ट अगर हम देखें, अच्छा क्वेश्चन और है, इसको भी डिस्कस कर लेते हैं, फिर सारी की सारी चीज़ें हम डिस्कस करते हैं। ठीक है। मीन के सेंटेंस जो है वो एक सपोर्टिंग सेंटेंस होता है, मेन आइडिया होता है, कंक्लूजन होता है, ट्रांसलेशन होती है, ये सारी की सारी क्या चीज़ें होती हैं जो आप लोग के रेफरेंस जो है वो पेपर के अंदर आते हैं। हम क्योंकि पेपर के एग्जाम से जो है पॉइंट से पढ़ रहे हैं, कीप द पैराग्राफ फोकस ऑन द मेन आइडिया, मतलब जो पैराग्राफ है उसको मेन आइडिया के ऊपर फोकस करवाना, विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड टॉपिक, किसी बगैर किसी इंट्रोड्यूस करने के कोई ऐसा टॉपिक जो इसके साथ रिलेट ना कर रहा हो, उसको क्या कहा जाता है? उसको यूनिटी कहा जाता है। 2 चीज़ें, एक यहाँ पर हमने जो है वो टॉपिक सेंटेंस की बात की, यहाँ पर हमने यूनिटी की बात कर दी। अब यहाँ पर अगर हम बात करें, सबसे पहली चीज़ हमारे पास होती है मेन आइडिया, जो एक सेंटेंस के अंदर यूज़ होता है। मेन आइडिया का काम क्या होता है? इंट्रोड्यूस द सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द पैराग्राफ। जब कभी भी आपके पेपर के अंदर ये बात पूछी जाए कि मेन आइडिया का एक जो है वो पैराग्राफ के अंदर क्या काम होता है? सेंट्रल कंसेप्ट ऑफ द पैराग्राफ, मतलब जो है वो पैराग्राफ का सेंट्रल कंसेप्ट उसको प्रोवाइड करना। सेकंड बात करें, हमारे पास होता है सपोर्टिंग सेंटेंस। सपोर्टिंग सेंटेंस का क्या काम होता है? प्रोवाइड डिटेल्स, एविडेंस एंड एग्जाम्पल टू एलिब्रेट द मेन आइडिया, मतलब कि यहाँ पर हमने डिटेल प्रोवाइड करनी होती है, सबूत देने होते हैं और एग्जाम्पल देनी होती है, जो हमारा मेन आइडिया है उसको अलग करने के लिए, उसकी आइडेंटिफिकेशन करने के लिए, उसकी पहचान करवाने के लिए। नंबर के ऊपर बात करें, हमारे पास होता है कंक्लूडिंग सेंटेंस। हमारे पास जो कंक्लूडिंग सेंटेंस होता है ये हमें समरी प्रोवाइड करता है, या जो मेन आइडिया होता है मेन आइडिया के गिर्द रोटेट करवाता है। ठीक है। हमारे पास रिस्टेट
द मेन आइडिया के ऊपर रिस्टार्ट करता है, मतलब उसी के ऊपर रहता है। प्रोवाइडिंग क्लियर, ठीक है, ये हमें क्लियर प्रोवाइड करता है। चौथी नंबर के ऊपर चीज़ होती है हुक, ये भी वेरी इंपॉर्टेंट है। हुक का मतलब यह होता है कि जो ऑडियंस होती है, जो पढ़ने वाले होते हैं, उनको अपने साथ लेके जाना। हुक मतलब इस तरह होता है, कोई भी अगर हम जो है वो कोई कहानी वगैरह पढ़ते हैं, सबसे पहले उसके स्टार्टिंग के अंदर कुछ इस तरह के 1-2 पेज लिखे होते हैं, या स्टार्टिंग उसका इस वे से लेते हैं कि जो हमारा रीडर होता है, पढ़ने वाला, मतलब उसके माइंड के अंदर ये चीज़ आ जाती है, अब इसके बाद क्या होगा, मैं ये पढ़ूंगा, मुझे पता लगेगा क्या होगा। जिस तरह पाकिस्तानी ड्रामे होते हैं, एक जो इन लोगों की जो किस्त होती है ना, जो ड्रामे की, उसको जाकर इस पॉइंट के ऊपर वो लोग जाकर ख़त्म करते हैं, हुक के ऊपर ख़त्म करते हैं कि आप लोगों के माइंड के अंदर अब ये चल रहा होता है इसके बाद क्या होगा, मतलब आप लोग बेचैन रहते हैं उसका नेक्स्ट जो है वो एपिसोड देखने के लिए, या उसका नेक्स्ट जो पॉइंट देखने के लिए, ठीक है। सिमिलरली ये हुक भी काम करता है। फॉर एग्जाम्पल ये ऑडियंस को ग्रैब करने के लिए, जो रीडर होते हैं, रीडर को ग्रैब करने के लिए यूज़ होता है, मतलब उनको ग्रैब करें, उनको अपने साथ लेके जाएँ, उनको पढ़ने के ऊपर मजबूर करें, यही काम होता है हुक का। उसके अलावा बात करते हैं ट्रांजिशन, इंश्योर स्मूथ फ्लो ऑफ आइडियाज़ बिटवीन सेंटेंस। जो ट्रांजिशन होता है इसका क्या काम होता है, जो फ्लो ऑफ आइडिया, जो आइडियाज़ होते हैं और जो सेंटेंस होते हैं, सेंटेंस के दरमियान जो आइडियाज़ हैं उनका फ्लो बिल्कुल ठीक तरीके से चलाना, ये काम होता है ट्रांजिशंस का, ठीक है। 9 चीज़ें टोटल होती हैं जो एक सेंटेंस के अंदर मोस्ट ऑफ द टाइम आप लोगों से पूछी जाती हैं। उसके अलावा कोहेरेंस है, कोहेरेंस का काम इंश्योर ऑल सेंटेंस लॉजिकली कनेक्ट एन पैराग्राफ फ्लो वेल। सारे के सारे जो सेंटेंस हैं वो लॉजिकली किसी लॉजिक के साथ एक दूसरे के साथ कंटेंट जो है वो कनेक्ट हैं, और जो पैराग्राफ है उसका फ्लो चेक किया जाता है कोहेरेंस के अंदर। बाकी बात करते हैं यूनिटी के अंदर, कीप द पैराग्राफ फोकस ऑन द मेन आइडिया विदाउट इंट्रोड्यूसिंग अनरिलेटेड टॉपिक, इसको क्या कहते हैं, इसको यूनिटी कहा जाता है। बाकी बात करें एलेबोरेशन की, एलेबोरेशन एड्स मोर डिटेल टू एक्सप्लेन मेक द पॉइंट क्लियर। एलेबोरेशंस का मतलब ये होता है मज़ीद बहुत ज़्यादा जो है वो जो है एक्सप्लेनेशन आप लोग वहाँ पर बयान करते हैं, ताकि आपका जो सेंट्रल पॉइंट है, मेन पॉइंट है, वो पॉइंट क्या हो जाए, क्लियर हो जाए, ठीक है। कोई भी पॉइंट एलेबोरेशन के अंदर। बात करते हैं क्लियरिटी, इंश्योर द पैराग्राफ इज ईजी टू अंडरस्टैंड एंड फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन। क्लैरिटी करते हैं कि जो आपका पैराग्राफ है वो बिल्कुल फ्री फ्रॉम कन्फ्यूजन, मतलब कि पढ़ने वाले को आसानी के साथ समझ आता है। जब कभी इस चीज़ की बात होगी तो हम क्या कहेंगे, ये क्या है, क्लैरिटी है हमारे पास। नेक्स्ट बात करते हैं, हम आ जाते हैं प्रीफिक्स और सफिक्स, ठीक है। 2 तरह की चीज़ होती है, एक को कहा जाता है साबका, एक को कहा जाता है लायका। व्हाट इज़ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ ए प्रीफिक्स, इनमें से कौन सा प्रीफिक्स है, लाए, फुल, नेस और री। यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ, नी यहाँ पर सॉरी री जो आपका यहाँ पर क्या है वो आपका प्रीफिक्स है। अब प्रीफिक्स क्या होता है, सफिक्स क्या होता है, 2 तरह की चीज़ें होती हैं, विद एग्जांपल डिस्कस करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्रीफिक्स। प्री का मतलब होता है पहले, प्री का क्या मतलब होता है, पहले, प्री पहले, ठीक है। प्री प्लान पहले से प्लानिंग, प्री पेड पहले अदा करना, ठीक है, ये सारी चीज़ें होती हैं। ए प्रीफिक्स इज ए ग्रुप ऑफ लेटर, क्या होता है, ग्रुप ऑफ लेटर एडेड टू बिगिनिंग ऑफ ए वर्ड टू चेंज इट्स मीनिंग। एग्जाम्पल, कहते हैं कि प्रीफिक्स एक ऐसी चीज़ होती है जो किसी लफ्ज़ से पहले लगाकर उसके मीनिंग को चेंज किया जाए, जो उसके लफ्ज़ से पहले लगाकर उसकी मीनिंग को चेंज किया जाए, उसको हम क्या कहेंगे, उसको हम प्रीफिक्स कहेंगे। फॉर एग्जांपल अगर हम बात करते हैं यहाँ पर हैप्पी की, हैप्पी से पहले ये जो वर्ड है हैप्पी से पहले अगर हम लगा देते हैं अन, तो ये हमारे पास बन जाएगा अनहैप्पी। जिस तरह देखें अनहैप्पी, यहाँ पर अब जो है वो प्रीफिक्स क्या है, प्रीफिक्स यहाँ पर हमारे पास अन है, अन। इसने क्या किया, सारे के सारे जो मीनिंग है उसको चेंज कर दिया। पहले देखें था हैप्पी का मतलब खुश है, अब यहाँ पर जब लग गया अनहैप्पी, उसका मतलब यह हुआ नाराज़, मतलब ना खुश, ठीक है। सारे के सारे मीनिंग को चेंज कर दे। सिंपल आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर ये चीज़ रखनी है, प्रीफिक्स, प्री का मतलब है पहले, प्री उस वर्ड को कहा जाता है जो किसी जुमले से पहले लगाकर उस जुमले को मुकम्मल किया जाए, जो कि क्या हो, किसी जुमले से पहले लगाकर, यहाँ पर लगाकर उसके बाद जुमला लगाया जाए, तो ये हमें कंप्लीट सेंस दे, कंप्लीट मीनिंग दे, वो जो वर्ड है वर्ड का, तो हम वो उसको हम क्या कहेंगे, प्रीफिक्स कहेंगे, जो किसी जुमले से पहले लगाया जाए। और जो सफिक्स है, सफिक्स इसका सिमिलरली इसका अपोजिट है, मतलब कि जो किसी जुमले के बाद लगाया जाए, ठीक है, जो किसी जुमले के बाद लगाकर जो उसके साथ जो जुमला कंप्लीट किया जाए उसको हम सफिक्स कहेंगे। उर्दू के अंदर इनको साबका और इनको लाहका कहा जाता है। फॉर एग्जांपल अगर बात करें यहाँ पर जिस तरह है, अब यहाँ पर देखें ना, यहाँ पर हमारे पास जो पहला वर्ड है वो हमारे पास है जॉय, JOY। अब यहाँ पर ये हमारे पास क्या है, फर्स्ट वर्ड है। अब फर्स्ट वर्ड के साथ हम लगाते हैं सेकंड वर्ड अगर हम इसके साथ लगा दें FUL, फुल,
जॉयफुल, ठीक है, जॉयफुल। अब हमारे पास ये क्या बन गया, कंप्लीट वर्ड बन गया ना, जो हमें एक प्रॉपर सेंस दे रहा है। सो हम जब भी किसी वर्ड के बाद, यहाँ पर एक वर्ड है, ये वर्ड जिस तरह जॉय, इस वर्ड के बाद जब हमें कोई एक वर्ड लगाएंगे यहाँ पर, जो दोनों दोनों के साथ मिलाकर जब एक कंप्लीट सेंस दे, तो वो हमारे पास सफिक्स होगा। जब भी किसी वर्ड से पहले लगाया जाएगा वो हमारे पास क्या होगा, हमारे पास प्रीफिक्स होगा। जो वर्ड के बाद लगाया जाएगा वो हमारे पास सफिक्स होगा। होपफुली कि आप लोगों को सफिक्स की और आपको प्रीफिक्स की दोनों चीज़ों की समझ आ चुकी होगी। बाकी बात करते हैं हम, हेड इज़ ए खालिजा, HERD, हर्ड। अब ये कहा जाता है किसको, जो बहुत सारे भेड़ें नहीं होती, भेड़ें बकरियां, उनका जो बहुत सारी जब वो मिलती हैं उनका जो है वो एक इकट्ठी होने को, ठीक है, उनके रेवड़ को क्या कहते हैं, हेड कहा जाता है। इज़ एन नाउन, ये कौन सा नाउन है, क्या ये मटेरियल नाउन है, क्या ये काउंटेबल नाउन है, क्या ये कलेक्टिव नाउन है, क्या ये एब्स्ट्रैक्ट नाउन है। तो ये कौन सा नाउन होगा, हमें तो इस बात का पता है, जब भी बहुत सारी चीज़ों का मिलकर एक जो है वो इकट्ठी, बहुत सारी चीज़ें एक जगह के ऊपर इकट्ठी हों, उनका मिलकर, उनकी कम्बिनेशन के साथ जो चीज़ मिलकर बने, उसको हम कलेक्टिव नाउन कहते हैं। क्योंकि बहुत सारी चीज़ें एक जगह पर इकट्ठी होती हैं, उनको कलेक्ट करके जो चीज़ बनाई जाती है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। अच्छा, थोड़ी सी यहाँ पर बात कर लेते हैं नाउन की टाइप के। नाउन का तो आपको पता है, पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया आर क्वालिटीज नोन एज द नाउन, आर नाउन इज ए नेमिंग वर्ड। सबसे बात करें पर्सनल नाउन ये है किसी भी जो है वो स्पेसिफिक पर्सन के लिए जो चीज़ हम यूज़ करें उसको हम पर्सनल नाउन कहेंगे। फॉर एग्जांपल अली क्योंकि स्पेसिफिक बंदे का नाम है। लाहौर देखें स्पेसिफिक जगह का नाम। अगर मैं कह देता हूँ सिटी, अब आपको तो नहीं पता कौन सी सिटी है, जब मैं कहूँगा लाहौर सिटी तो आपके जहन के अंदर डायरेक्ट बात आ जाएगी फ़लाँ स्पेसिफिक जगह की बात कर रहे हैं, मतलब लाहौर की बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ पाकिस्तान की, अगर मैं कहता हूँ कंट्री, अब आपको नहीं पता कौन सी कंट्री की मैं बात कर रहा हूँ। अगर मैं बात करता हूँ कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान है, तो वो हमारे पास स्पेसिफिक चीज़ हुई, तो हमारे पास प्रॉपर नाउन है। अब मैं कहता हूँ बुक, अब आपको तो नहीं पता कौन सी बुक, अगर मैं स्पेसिफिक बात करता हूँ कुरान मजीद, तो आप लोगों को पता हो जाएगा ये किस बुक की बात हो रही है, तो ये कुरान मजीद की बात हो रही है। सो इसका मतलब ये हुआ, ये हमारे पास कौन सा नाउन है, प्रॉपर नाउन है। जब कभी भी किसी एक चीज़ का प्रॉपर नाम रखेंगे उसको हम प्रॉपर नाउन कहेंगे। जब कभी भी हमारे पास कोई चीज़ प्रॉपर नहीं होगी, जनरल चीज़ होगी, जनरल एटम्स आर पीपल्स नॉट स्पेसिफिक, तो इसको हम क्या कहेंगे, कॉमन कहेंगे। बॉय, कोई भी बॉय हो सकता है। सिटी, देखिए मैंने आपको कहा था सिटी, कोई भी सिटी हो सकती है। अगर स्पेसिफिक बात करेंगे लाहौर की, प्रॉपर नाउन है। अगर बात करेंगे सिटी, मैं किसी सिटी में गया था, अब आपको नहीं पता तो ये कॉमन नाउन है। कंट्री, अब किसी कंट्री का नहीं पता आपको कौन सी कंट्री है। बुक, आपको नहीं पता कौन सी बुक है। स्पेसिफिक बात करेंगे कुरान मजीद है, तो हमारे पास कुरान मजीद हमारी मुसलमानों की आखिरी किताब है, तो ये हमारे पास प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ओके, अगर स्पेसिफिक बात नहीं करेंगे, कॉमन जनरल बात करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा, कॉमन नाउन। नेक्स्ट अगर बात करें कलेक्टिव नाउन की, तो कलेक्टिव नाउन क्या होता है, नेम ए ग्रुप और पीपल ऑफ थिंग्स, लोगों का, ये चीज़ों का जिस वक्त आपस में मिलकर एक ग्रुप बनता है उसको कलेक्टिव नाउन कहा जाता है। किस तरह, जिस तरह टीम, क्लास, आर्मी, हर्ड, ये सारी की सारी चीज़ें मिलेंगी, ये हमारे पास कलेक्टिव नाउन बना देंगी। जिस तरह हमारे पास ग्रुप ऑफ वर्ड, जिस तरह टीम है, टीम में बहुत सारी जो है लोगों के मिलकर टीम बनती है। इस तरह क्लास है, स्टूडेंट की मिलकर क्लास बनती है। इस तरह आर्मी है, बहुत सारे जो हमारे सोल्जर्स होते हैं उनसे मिलकर आर्मी बनती है। इस तरह हर्ड है, बहुत सारी जो बकरियाँ होती हैं, बकरियाँ मवेशी, उनसे मिलकर हर्ड बनता है। ठीक है, बात करते हैं एब्स्ट्रैक्ट नाउन की। नेम समथिंग यू कैन नॉट सी और टच, ऐसी चीज़ें जिसको ना तो आप लोग देख सकते हो ना आप लोग टच कर सकते हो, जिस तरह लेकिन उनका वजूद हो। ठीक है, जिस तरह वो हमारे पास आइडिया हो सकता है, कोई फीलिंग्स हो सकती है, या हमारे पास किसी चीज़ की कोई क्वालिटी हो सकती है। फॉर एग्जांपल लव, मोहब्बत। बात करें फ्रीडम, आज़ादी की बात करें, इस तरह हॉनेस्टी की बात करें, ठीक है, दयानतदारी, इंटेलिजेंस, सब यहाँ सारी की सारी क्वालिटी हैं, फीलिंग्स हैं या आइडियाज़ हैं। ठीक है, तो ये क्या है, हमारे पास एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाएगा। एब्स्ट्रैक्ट नाउन वेरी इंपॉर्टेंट है। बात करते हैं कंक्रीट नाउन। कंक्रीट नाउन हमारे पास वो होता है जिसको हम देख भी सकते हो। ठीक है, नेम समथिंग्स दैट कैन बी सीन, टच, स्मेल, हर्ड और टेस्टेड। ठीक है, ऐसी चीज़ जिसको हम देख भी सकते हो, टच भी कर सकते हो, स्मेल कर सकते हो, सुन सकते हो या टेस्ट कर सकते हो, उसको हम जो है वो कौन सा नाउन कहेंगे, कंक्रीट नाउन कहेंगे। ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारे पास एप्पल है, डॉग है, म्यूज़िक है, परफ्यूम है, ये सारी की सारी हमारे पास क्या है, हमारे पास ये कंक्रीट नाउन है। काउंटेबल नाउन की बात करें, ऐसी चीज़ें जिसको हम गिन सकते हो, चाहे वो सिंगुलर हो या वो हमारे पास प्लूरल हो। ठीक है, तो वो हमारे पास काउंटेबल नाउन होगी। फॉर एग्जांपल बुक या बुक्स, पेन या पेन्स, एप्पल आर एप्पल्स। अनकाउंटेबल नाउन, जिस चीज़ को हम गिन ना सकते हो, अनकाउंटेबल नाउन कहेंगे। जिस तरह पानी है,
शुगर है, एयर है, मिल्क है। मटेरियल नाउन ऐसी चीज़, नेम ऑफ द मटेरियल आर सब्सटेंस फ्रॉम विच थिंग्स आर मेड, जिनसे मिलकर चीज़ें बनती हों उसको हम मटेरियल नाउन कहेंगे। जिस तरह गोल्ड है, आयरन है, वुड है, कॉटन है। होपफुली स्टूडेंट के आप लोगों के पेपर के अंदर अगर अब इसमें से कोई क्वेश्चन आएगा, चाहे वो मटेरियल नाउन हो, काउंटेबल नाउन हो, कलेक्टिव नाउन हो, एब्स्ट्रैक्ट नाउन हो, तो आप लोग उसकी आइडेंटिफिकेशन कर लेंगे कि ये कौन सा नाउन यहाँ पर यूज़ हुआ है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन के मार्क्स आपके गारंटेड क्लियर हैं इंशाल्लाह। बाकी बात करते हैं यहाँ पर, विच एलिमेंट ऑफ ए स्टोरी रेफर टू द टाइम एंड प्लेस इन विच इट अकर। इनमें से कौन सा जो है वो एलिमेंट है स्टोरी का, कहानी का, इनमें से कौन सा एक ऐसा एलिमेंट है जो कि क्या करता है, स्पेसिफिक करता है टाइम एंड प्लेस, टाइम और जगह को, विच इट अकर, जहाँ पर ये अकर होता है। तो इसको क्या कहते हैं, इसको जो है वो सेटिंग कहा जाता है। अब जो है वो एक एलिमेंट्स मतलब जो है वो पोएम है, पोएम के तकरीबन टोटल 11 एलिमेंट्स होते हैं ना। सबसे पहले अगर बात करें थीम की, द सेंट्रल आइडिया आर मैसेज ऑफ द पोएम इज़ नोन एज द थीम, इसको थीम कहा जाता है। अगर बात करें स्ट्रक्चर की, स्ट्रक्चर क्या होता है, द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ द फॉर्म ऑफ द पोएम, यानी जो है वो पोएम को पूरी एक जो है वो प्रॉपर फॉर्म के अंदर ऑर्गेनाइज किया जाता है, प्रॉपर तरतीब दी जाती है, उसको स्ट्रक्चर कहा जाता है। बाकी पोएम की जो टून क्या है, द पोएट्स एटीट्यूड और इमोशन अप्रोच टूवर्ड द सब्जेक्ट मैटर, यानी जो पोएट है, पोएट की अप्रोच क्या है, उसका एटीट्यूड क्या है, मीन कि उसके क्या इमोशंस हैं, किस इमोशन के साथ उसने जो है वो सब्जेक्ट के साथ मैटर करता है टूवर्ड्स द मैटर, ठीक है। इसको क्या कहेंगे, इसको टोन कहेंगे। बाकी बात करते हैं डिक्शन। डिक्शन अब किस चीज़ को कहा जाता है, डिक्शन का मतलब ये होता है कि बोलने का ढंग क्या है, द चॉइस ऑफ द वर्ड इम्पैक्ट ऑन मीनिंग एंड स्टाइल, इसको क्या कहा जाता है, डिक्शन कहा जाता है। उसके बाद ये हमारे पास वर्ड है इमेजरी, डिस्क्रिप्टिव लैंग्वेज दैट क्रिएट्स मेंटल पिक्चर अपील टू द सेंस, मतलब ऐसी डिस्क्रिप्टिव इमेज, यानी जिस वक्त वो किसी चीज़ की बात कर रहे हैं, दरख्तों की बात कर रहे हैं, हमारे माइंड के अंदर उस चीज़ की जो है वो डिस्क्रिप्टिव इमेज हमारे माइंड के अंदर आ जाए, ठीक है, जो क्रिएट होती है, जो हमारा मेंटल पिक्चर होती है, जो हमारा माइंड बनाता है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास है रिदम, द पैटर्न ऑफ साउंड आर बीट्स इन द पोएम इज नोन एज द रिदम, जब भी इसकी बात होगी तो ये हमारे पास रिदम कहलाएगा। उसके बाद हमारे पास रिदम के बाद हमारे पास है रिम। उसके बाद द रिपीटिशन ऑफ सिमिलर साउंड एट द एंड ऑफ लाइन्स आर विद इन लाइन्स, या वो हर लाइन्स के आखिर में या लाइन्स के विद इन लाइन्स के अंदर हो तो उसको हम राइम कहेंगे, ठीक है। उसके बाद बात करें फिगरेटिव लैंग्वेज। फिगरेटिव लैंग्वेज में हमारे पास 4 तरह की चीज़ें, इनको हम डिटेल से पढ़ेंगे, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर हमारे पास जो है वो मेटाफर है, सिमली है, पर्सोनिफिकेशन है, हमारे पास फिगर ऑफ स्पीच जो यहाँ पर कन्वे होगी पोएम के अंदर, उसको हम फिगरेटिव लैंग्वेज कहेंगे। बाकी यहाँ पर हमारे पास है साउंड डिवाइस, टेक्निक लाइक एल्ट्रेशन, उसके अलावा एसोसिएशन है, कंसोनेशन है, यूज टू इन्हांस द ऑडिटोरी क्वालिटी ऑफ पोएम, मतलब जो पोएम की जो क्वालिटी को बेहतर करने के लिए हम जो साउंड यहाँ पर यूज़ करेंगे उसको हम साउंड क्वालिटी कहेंगे। बाकी 2 चीज़ें रहेगी हैं, एक हमारे पास सेटिंग है, सिंबोलिज्म है, ठीक है। यहाँ पर अगर बात करें सेटिंग की, सेटिंग हमारे पास क्या होता है, सेटिंग द टाइम प्लेस और इन्वायरमेंट इन विच द पोएम इवेंट्स अनफोल्ड, इसको हम क्या कहेंगे, सेटिंग कहेंगे। उसके अलावा हमारे पास सिम्बोलिश है, द यूज ऑफ सिंपल टू रिप्रेजेंट आइडिया और क्वालिटी बिहाइंड देयर लिटरल मीनिंग, ठीक है। कोई आप लोग सिंबल यूज़ करते हैं स्पेसिफिक, जिसके पीछे कोई मकसद होता है, उसको हम सिंबोलिज्म कहा जाता है या उसको कहते हैं। होपफुली कि यहाँ तक बात की आपको समझ आ चुकी होगी। नेक्स्ट बात करते हैं कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू पैसिव वॉइस। आप लोगों ने एक्टिव वॉइस है ये, इसको कन्वर्ट करना है पैसिव वॉइस के अंदर। शी राइट ए लेटर, इसको जिस वक्त आप लोग पैसिव वॉइस के अंदर कन्वर्ट करेंगे, ये वही चीज़ होती है ना, शी राइट ए लेटर, उसको कहने का दूसरा मकसद होता है। ए लेटर इज़ रिटन बाई शी, ए लेटर इज़ रिटन बाई हर, ए लेटर इज़ बीइंग रिटन बाई शी, ए लेटर इज़ रिटन बाई हर, ठीक है। अब ये सारी की सारी इनमें से कौन सा करेक्ट होगा, इसका सबसे पहले बेसिक रूल देख लेते हैं, ठीक है। वैसे देखें, इन चीज़ों को अंडरस्टैंड करने के लिए लंबी चौड़ी डिटेल की नीड है, लेकिन यहाँ पर सिंपल चीज़ें मैं डिस्कस कर रहा हूँ आप लोगों के साथ। होपफुली कि आपका माइंड इन चीज़ों को पिक करेगा और इंशाल्लाह आप लोगों के लिए 100% फ़ायदेमंद साबित होंगी। सबसे पहले आप लोगों ने पहला काम करना है, आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट वर्ब एंड ऑब्जेक्ट। आप लोगों ने जो है वो सेंटेंस के अंदर इसकी पहचान करनी है इन एन एक्टिव सेंटेंस के अंदर, ठीक है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट आप लोगों ने पहचान करनी है कौन सा है। सेकंड नंबर के ऊपर स्विप द ऑब्जेक्ट एंड सब्जेक्ट, आप लोगों ने जो ऑब्जेक्ट है उसको स्विप करना है और ऑब्जेक्ट को जो है वो करना है। द ऑब्जेक्ट बिकम सब्जेक्ट एंड द सब्जेक्ट बिकम द अगेंस्ट, ठीक है, ऑप्शन आफ्टर बाई।
आप लोगों ने क्या करना है, जो सब्जेक्ट है सबसे पहले जो सब्जेक्ट है उसको आप लोगों ने ऑब्जेक्ट की जगह लेकर चले जाना है, और जो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा एक सेंटेंस के अंदर आप लोगों ने उसको ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह लेकर चले जाना है। सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट तीन चीज़ें होती हैं। सब्जेक्ट काम करने वाला, मैं आप, ठीक है, किसी शख्स की बात हो रही है तो वो यहाँ पर सब्जेक्ट के तौर के ऊपर काम करेगा। दूसरी चीज़ होती है वर्ब। वर्ब है काम, किसी काम के बारे में बात हो रही है तो वहाँ पर वर्ब है ऑब्जेक्ट, जिस चीज़ के ऊपर काम हो रहा हो, जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे, जिस चीज़ के ऊपर काम होगा उसको हम यहाँ पर ऑब्जेक्ट कहेंगे। ये इसमें तीन चीज़ें हो जाएंगी, ठीक है। सेकंड चीज़ हमारे पास होपफुली कि आपको ये भी समझ आ चुकी होगी। थर्ड हमारे पास चीज़ है चेंज द वर्ब। आप लोगों ने वर्ब को क्या करना है, चेंज करना है। यूज़ ए फॉर्म, आप लोगों ने जो है वो फॉर्म यूज़ करनी है, बी यूज़ करना है, एम, इज़, आर, वाज, वर प्लस पार्टिसिपल ऑफ द वर्ब। आप लोगों ने जो पास्ट पार्टिसिपल जो वर्ब है उसी का पास्ट पार्टिसिपल आपने यूज़ करना है। मेंटेन द सेंटेंस, आप लोगों को सेंटेंस को कैसे मेंटेन करना है, ऑफ द वर्ब इन द पैसिव वॉइस। आप लोगों ने पैसिव वॉइस के अंदर प्रेजेंट पास्ट फ्यूचर जैसे भी है आप लोगों ने उसी के अकॉर्डिंग उसको चेंज करना होता है ना। ऑप्टिकल एजेंट, द सब्जेक्ट डर मे बी ओमिटेड आर इंट्रोड्यूस बाई। इसको आप लोगों ने किससे यूज़ करना है, इंट्रोड्यूस करना है, बाई के साथ यूज़ करना है, उससे पहले, ठीक है। बात करते हैं उसके अलावा हमारे पास है इंट्रोजेटिव वर्ब कांट बी मेड पैसिव वॉइस एज दे डू नॉट हैव एनी सब्जेक्ट, जैसे उसका कोई सब्जेक्ट है ही नहीं है, ठीक है। मतलब उसको जिस वक्त आप लोग चेंज करेंगे। यूज लेट अस फॉर पैसिव कमांड लेट द डोर बी क्लोज, ठीक है। आप लोगों ने इसको इस तरह के तौर के ऊपर, मतलब कि ये सिंपलेस्ट फॉर्म के अंदर यहाँ पर लिखा हुआ है, लंबी चौड़ी डिटेल मैंने आपके साथ यहाँ पर शेयर नहीं की। बाकी बात करते हैं कन्वर्ट द इनडायरेक्ट स्पीच। आपने डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट के अंदर कन्वर्ट करना है। शी सेड आई एम गोइंग टू मार्केट, ठीक है, वो कह रहा है कि वो कहाँ पर जा रहा है, मार्केट के अंदर जा रहा है। ये एक चीज़ होती है, इस एक चीज़ को कहने का कोई दूसरा अंदाज कह लें उसको हम जो है वो इनडायरेक्ट स्पीच कहेंगे, ठीक है। शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट, शी सेड दैट शी वाज गोइंग टू मार्केट। इसमें करेक्ट आंसर हमारे पास ये हो जाएगा। किस तरह से हो जाएगा, इसके लिए कुछ रूल्स हैं, उन रूल्स को, बेसिक रूल्स को मैं आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। डायरेक्ट द इनडायरेक्ट स्पीच, चेंज प्रोनाउंस टेंस एक्सेप्ट यूनिवर्सल ट्रूथ। जो यूनिवर्सल ट्रूथ होंगे, कुछ जो यूनिवर्सल जो हकीकी जो बातें हकीकत पर मबनी बातें हैं वो हमेशा सेम की सेम रहेंगी, ठीक है। वो हमेशा क्या रहेंगी, वो चेंज, वो एक्टिव वॉइस में ऐसे रहेंगी, पैसिव वॉइस के अंदर वो ऐसे ही रहेंगी, ओके। इसके लिए कुछ रूल्स रेगुलेशन है। ये रूल्स रेगुलेशन आप लोग एक मरतबा सारे के सारे यहाँ से स्क्रीनशॉट लेकर आप लोग रीड आउट कर लीजिएगा। लेकिन जो इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ, आप लोगों ने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का आप लोगों ने डिटेल लेक्चर देख लेना है। उसके अलावा डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच का आप लोगों ने यूट्यूब से अलग से लेक्चर देख लें, क्योंकि यहाँ पर अगर हम बहुत ज़्यादा एक चीज़ को डिस्कस करेंगे आपके 10 से 12 मिनट भी जा सकते हैं मुकम्मल डिटेल के साथ आपको समझने के लिए। यहाँ पर क्योंकि MCQs डिस्कस कर रहे हैं, सो इसके पॉइंट के हवाले से जो स्टूडेंट हमसे पढ़ रहे हैं उनके साथ होपफुली के उनको ऑलरेडी ये चीज़ें हमने डिस्कस कर दी होंगी, उनके साथ अलग अलग ये वीडियोज़ के अंदर हमने शेयर कर दिया होगा, ओके। बाकी बात करते हैं चूज़ द करेक्ट आर्टिकल। आई नीड पेंसिल टू राइट। यहाँ पर क्या लगेगा, क्या यहाँ पर ए लगेगा, क्या यहाँ पर एन लगेगा, क्या यहाँ पर दी, ठीक है, ये लगेगा, या यहाँ पर किसी आर्टिकल की नीड नहीं है। तो मैं यहाँ पर चूज़ करता हूँ ए को चूज़ करता हूँ। मैं क्यों चूज़ करता हूँ, ये मैंने यहाँ पर तुक्का नहीं लगाया, मैंने प्रॉपर जो है रूल को फॉलो किया। रूल को फॉलो करते हुए मैंने यहाँ पर ए यूज़ कर दिया। अब रूल क्या है, रूल हमारे पास तीन तरह के हैं। एक हमारे पास रूल है इन दोनों को यूज़ करने का, एक हमारे पास रूल है इसको यूज़ करने का, ठीक है। ए को कब यूज़ करेंगे, एन को कब यूज़ करेंगे, द ये जो आर्टिकल है इसको कब यूज़ करेंगे, कब हमें किसी आर्टिकल की नीड नहीं होगी। आई नीड ए, मैं यहाँ पर लगाता हूँ ए पेंसिल टू राइट। अब आप लोग कुछ देर के बाद कहेंगे कि मैंने जो यूज़ किया है ये बिल्कुल मैंने करेक्ट यूज़ किया है, ठीक है। अगर बात करें यहाँ पर ए एन एन आर इनडेफिनेट आर्टिकल, ये क्या है, इनडेफिनेट आर्टिकल। कैसे आर्टिकल है, अगर बात में एक्सक्यूज आ जाता है, ए और एन क्या है, कैसे आर्टिकल है, इनडेफिनेट आर्टिकल है। यूज़ फॉर जनरल आर नॉन स्पेसिफिक थिंग्स, किस चीज़ के लिए यूज़ होते हैं, जनरल के लिए या ऐसी चीज़ जो कि नॉन स्पेसिफिक हो, स्पेसिफाइड चीज़ों के लिए यूज़ नहीं होते। अब बात करते हैं ए कब यूज़ करेंगे। ए इज़ यूज्ड बिफोर वर्ड, ऐसे वर्ड से पहले यूज़ करेंगे। दैट्स बिगिन विद ए कॉन्सोनेंट साउंड, हम ए को तब यूज़ करेंगे जब हमें वो एक कॉन्सोनेंट अब दो तरह की चीज़ होती है, एक हमारे पास होता है वावल, एक हमारे पास होता है कॉन्सोनेंट। वावल वो होते हैं जो हमें ए ई आई ओ यू, इनके अलावा बाकी ये हमारे पास वावल हो जाएंगे। ए ये नज़र आ रहा है आपको ना, ई आई ओ यू, ये सारे के सारे वावल हैं।
इनके अलावा बाकी सारे के सारे जितनी भी अल्फ़ाबेट्स हैं, बी है, सी है, डी है, ई हमारे पास वावल्स के अंदर आ जाएगा। उसके बाद इन 5 के अलावा बाकी सारे के सारे कॉन्सोनेंट हैं। जब भी वो सारे के सारे कॉन्सोनेंट यूज़ होंगे सो हमने वहाँ पर क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। क्या यूज़ करना है, ए यूज़ करना है। एग्जाम्पल, आई सा ए केट, आई सा ए केट। तो यहाँ पर हमारे पास क्या है, यहाँ पर हमने ए यूज़ किया। क्यों, हमें ये जो इससे पहले जो वर्ड है वो किसकी आवाज़ दे रहा है, हमारे पास कॉन्सोनेंट का साउंड दे रहा है, ठीक है, सा। अगर हम बात करें एन हमने कब यूज़ करना है, एन, यहाँ पर ये आपको एन नज़र आ रहा है। एन इज़ यूज बिफोर वर्ड दैट्स बिगिन विद ए वावल साउंड। एन को हमने तब यूज़ करना है जो कि लफ्ज़ किससे इस्तेमाल हो रहा हो, वावल वर्ड से यूज़ हो रहा है, ठीक है। वावल वर्ड का मैं साउंड दे रहा होता है जिसमें ए, ई, आई, ओ, यू, ठीक है। बाज़ इसमें एक्सेप्शनल केस भी हैं, लेकिन जनरल आप लोग इसको इसी तरह समझ लें, जब भी कोई वर्ड वावल से शुरू होगा उसके बाद हम क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। और जब भी कोई वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट की आवाज़ देगा उससे पहले हम ए यूज़ करेंगे। होपफुली कि आपको इस चीज़ की समझ आ चुकी होगी, ठीक है। शी इज़ एन इंजीनियरिंग, शी इज़ एन इंजीनियर, नॉट इंजीनियरिंग, सॉरी, शी इज़ एन इंजीनियरिंग। तो यहाँ पर हमने एन लगाया, क्यों, इससे पहले हमें वो जो है वो किसकी इज़ देखें, इज़ क्या है, ए, ई, आई, ओ, यू। तो यहाँ पर इज़ आई यूज़ हुए, सो इसका मतलब ये वावल है। वावल के बाद हम जो ऑलवेज़ क्या यूज़ करेंगे, एन यूज़ करेंगे। और जब बात आएगी कॉन्सोनेंट की, कॉन्सोनेंट के बाद हम ए यूज़ करेंगे। होपफुली कि आपको समझ आ चुकी होगी। ए आप लोगों ने कॉन्सोनेंट के जिस वक्त वॉइस दिया उससे पहले का वर्ड तब यूज़ करना है। एन आप लोगों ने तब यूज़ करना है जब आपको वो वावल की आवाज़ दे। बाकी बात करते हैं आप लोगों ने दी, ये जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है। पहली चीज़ कैसी चीज़ है, ये हमारे पास जो दा है वर्ड THE, दी या दा बास टाइम पढ़ा जाता है। दी ये जो वर्ड है हमारे पास, ये हमारे पास डेफिनेट आर्टिकल है। सेकंड नंबर के ऊपर इसको हम स्पेसिफिक या ऑलरेडी नोन चीज़ों के लिए यूज़ करते हैं। किसके लिए यूज़ करते हैं, यूज़ टू रेफर ए समथिंग स्पेसिफिक आर ऑलरेडी नोन, या किसी ऐसी स्पेसिफिक चीज़ के लिए या ऐसी चीज़ जिसको हम ऑलरेडी जानते हों, टू द स्पीकर एंड लिसनिंग, ठीक है, या स्पीकिंग के अंदर या सुनने के अंदर। तो इसको हम यूज़ करेंगे TH को, ठीक है। द बुक इज़ ऑन द टेबल इज़ माइन, द बुक इज़ ऑन द टेबल, ये जो बुक जो है वो क्या है, जो टेबल के ऊपर है, ये मेरी है। देखें मैंने कहा आप लोगों को स्पेसिफिक चीज़ के लिए, देखें स्पेसिफिक बात करें, वो जो बुक है वो किसकी है, मेरी है। तो अब मैं यहाँ पर क्या यूज़ करूँगा, THE, दी यहाँ पर यूज़ करूँगा। एग्जाम्पल बात करें यहाँ पर, द सन राइज इन द ईस्ट, देयर इज़ ओनली वन सन, सो इट्स स्पेसिफिक। यहाँ पर जो सूरज है वो एक सूरज है, सूरज की बात कर रहे हैं, क्योंकि दो सूरज अगर होते फिर भी बात ही फिर ये बात हो सकती, नॉन स्पेसिफिक है ना, उस सूरज के लिए या उस सूरज के लिए। यहाँ पर अगर बात होती सिटी की, फॉर एग्जांपल मैं बात कर रहा हूँ सिटी की, अगर मैं यहाँ पर बात करूँ एक सिटी की बात कर रहा हूँ तो मैं कहता हूँ कोई भी सिटी हो सकती है, तो नॉन स्पेसिफिक हम दी यूज़ नहीं करेंगे। अगर स्पेसिफिक है लाहौर सिटी स्पेसिफिक थिंग्स है तो यहाँ पर हम दी यूज़ करेंगे। आई होप कि आपको एन दी आर्टिकल इस्तेमाल करने का आइडिया हो चुका होगा, आप लोगों ने उसको कैसे यूज़ करना है। बाकी बात करते हैं, विच सेंटेंस इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ पर्सोनिफिकेशन। पर्सोनिफिकेशन किस चीज़ को कहा जाता है, पर्सोनिफिकेशन उस चीज़ को कहा जाता है जब एक नॉन लिविंग थिंग्स की, मीन के एक जो है वो नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी लिविंग थिंग को दी जाए, उसको हम पर्सोनिफिकेशन कहते हैं, ठीक है। तो हमें इस बात का आइडिया हो चुका है सब। अब सेंटेंस के अंदर देखते हैं, द विंड विस्पर्ड थ्रू द ट्रीज़। अब यहाँ पर देखेंगे नॉन लिविंग थिंग्स की क्वालिटी। अब क्योंकि हवा चल तो नहीं सकती ना, हवा चलती है, नहीं हवा नहीं चलती। हवा जिस वक्त जो है वो उसमें ह्यूमन क्वालिटी तो नहीं है ना, ह्यूमन क्वालिटी का किसी चीज़ को ह्यूमन क्वालिटी देना वो हमारे पास पर्सोनिफिकेशन होता है, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, पर्सोनिफिकेशन, ऑप्शन नंबर ए है। अब 4 तरह की चीज़ें होती हैं, एक होती है सिमली, एक होता है मेटाफर, ठीक है, एक होता है पर्सोनिफिकेशन, एक होता है हाइपरबली। सिमली कहा जाता है, सिंपल कहा जाता है तशबीह देने को, किसी चीज़ को किसी दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट तशबीह दी जाए उसको हम सिमली कहते हैं। अगर हम किसी चीज़ को डायरेक्ट तशबीह ना दें, मतलब उसके साथ डायरेक्ट कर दें, उसको हम मेटाफर कहेंगे। और अगर किसी चीज़ को ओवर स्टेटमेंट दें उसको हाइपरबली कहेंगे। सबसे पहले बात करते हैं, हमारे पास क्या है जी, गिविंग ह्यूमन क्वालिटीज़ आर कैरेक्टरिस्टिक टू नॉन ह्यूमन थिंग्स। मतलब ह्यूमन क्वालिटी, ह्यूमन की जो क्वालिटीज़ हैं, इंसानी क्वालिटीज़ हैं, वो नॉन लिविंग थिंग्स को प्रोवाइड करना, इसको क्या कहा जाता है, ये आर एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट या एब्स्ट्रैक्ट कंसेप्ट को प्रोवाइड करना, इसको हम क्या कहेंगे, पर्सोनिफिकेशन कहेंगे। फॉर एग्जांपल, द विंड विस्पर थ्रू द ट्रीज़। अब ये जो वर्ड विंड कैन नॉट लिटरली
विशवर्ड बट इट इज़ डिस्क्राइब एज इट इज इट इफ़ इट कैन, ठीक है, जैसे ये कर सकती है, ठीक है। सिमिलरली हमारे पास क्या है, टू कंपेरिजन बिटवीन टू थिंग्स अनलाइक थिंग्स यूजिंग लाइक आर एज। जब भी हम कभी दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे होते हैं जिसमें हम लाइक यूज़ करेंगे या हम एज यूज़ करेंगे तो वो हमारे पास क्या होगी, सिमिली कहलाएगी, ठीक है। जिस तरह है हर स्माइल वाज एज ब्राइट एज द सन, उसकी स्माइल इस तरह है जिस तरह चमकता हुआ सूरज, ठीक है। यहाँ पर वर्ड जो यूज़ हुए एज यूज़ हुए। अब एज यूज़ हुए, एज का मतलब ये है कि यहाँ पर ये क्या है, सिमली है। सिमली का मतलब होता है तशबीह देना। वो शेर की तरह बहादुर है, की तरह यहाँ पर लगा है, ठीक है। वो लोमड़ी की तरह चालाक है। जब भी वर्ड लगाएंगे की तरह तो उसका मतलब ये होगा कि वो वहाँ पर तशबीह का तल्लुक़ पाया जाता है। उसको इंग्लिश के अंदर हम सिमली कहेंगे। किसी चीज़ को कंपेयर कर रहे हैं, अब कंपेयर करने के लिए एज यूज़ करेंगे। दूसरी इसमें चीज़ होती है मेटाफर। मेटाफर कहा जाता है इस्तिहारे को, ठीक है। ए डायरेक्ट कंपेरिजन बिटवीन टू अनलाइक थिंग्स विदाउट यूजिंग लाइक आर एज, ठीक है। मतलब दो चीज़ों का डायरेक्ट हम क्या कहते हैं, दो चीज़ों का डायरेक्ट रिलेशनशिप बता देते हैं बग़ैर लाइक या एज को यूज़ किए हुए, इसको हम मेटाफर कहते हैं। उर्दू के अंदर इसको इस्तिआरा कहा जाता है। इस्तिआरा का मतलब होता है उधार लेना, मतलब डायरेक्ट किसी चीज़ को कह देना। फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ अगर मैं इस्तिआरा देखें, अगर मैं सिमली यूज़ करूँगा, मैं कहूँगा वो चाँद की तरह खूबसूरत है। जब इसमें लफ्ज़ आ जाएगा की तरह तो वो किस तशबीह का तल्लुक़ देगा, उसको सिमली कहेंगे। बाकी जहाँ पर बात करेंगे मेटाफर की, मेटाफर कहा जाता है इस्तिआरे को, उसमें हम डायरेक्ट कहेंगे वो चाँद है। आई होप कि आपको एग्जांपल से क्लियरिफिकेशन हो चुकी होगी। वो चाँद है, ये हमारे पास मेटाफर है। वो चाँद की तरह खूबसूरत है, वो ये क्या हुआ, सिमली है। वो इसमें अगर बात करते हैं वो लोमड़ी की तरह चालाक है, ये हमारे पास क्या हुआ, सिमली हुई। वो लोमड़ी है तो ये हमारे पास क्या हुआ, मेटाफर हुआ। मतलब मेटाफर के अंदर हम चीज़ों को डायरेक्ट कह देते हैं, एक चीज़ को दूसरी चीज़ के साथ डायरेक्ट उसका रिलेशन शो कर देते हैं। टाइम इज़ थीफ, टाइम क्या है, टाइम चोर है। कंपैरिजन कर रहे हैं ना टाइम को किसके साथ, थीफ के साथ, ठीक है। सजेस्ट दैट टाइम स्टील्स मोमेंट, ठीक है। बात करते हैं हाइपरबली। हाइपरबली जो है वो कहा जाता है अवर स्टेटमेंट को, मतलब मैं पूरी गाय खा जाऊंगा। मतलब कोई शख्स अगर भूखा हुआ है तो वो ये कह रहा है कि मुझे बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, ठीक है, बहुत ज़्यादा भूख लगी हुई है, तो वो ये कहते हैं मैं पूरी गाय खा जाऊंगा। या फिर कहते हैं कि अगर बहुत ज़्यादा गर्मी हो जाती है, कहते हैं कि आजकल सूरज आग बरसा रहा है। असल में सूरज आग तो नहीं बरसाता, मतलब किसी बात को बढ़ा चढ़ा कर बयान करना, उसको क्या कहा जाता है, उसको हाइपरबली कहा जाता है, ठीक है। एन एग्रेटेड स्टेटमेंट और क्लेम नॉट मीन टू बी टेकन लिटरली, इसको आमतौर के ऊपर लिया नहीं जाता। जो बात कही जाती है वो जो है वो कंफर्म नहीं होती, लेकिन ये जो बात होती है इसको बढ़ा चढ़ाकर बयान किया जाता है। इसको हम क्या कहते हैं, मेटाफर इसको कहा जाता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें कुछ हमारे पास जो है वो पाकिस्तान स्टडी के क्वेश्चंस हैं, ये भी आपके साथ डिस्कस कर देता हूँ। असल में अभी काफ़ी सारी चीज़ें थी, लेकिन अभी जो है वो एट द सेम टाइम एक वीडियो के अंदर इतना डिस्कस नहीं हो सकता। ये पार्ट 1 है जो अभी आपके साथ मैं डिस्कस कर रहा हूँ। पार्ट 2 के अंदर इसी का पार्ट मैं सेकंड लेके आने वाला हूँ, जिसमें मैं कोशिश करता हूँ मैथमेटिक्स के आपको मैक्सिमम में कंसेप्ट दे दूँ। इंशाल्लाह इन मैथमेटिक्स के कंसेप्ट की बेस के ऊपर आप लोग अपने 20 में से अगर आपके 25% मार्क्स हैं, 25 में से आप लोग हर स्टूडेंट इंशाल्लाह 16 से 18 MCQs, 19 MCQs, 20 MCQs ठीक कर सकता है, ठीक है। बेसिक कंसेप्ट बस आपके क्लियर होने चाहिए। बहुत लंबी डिटेल आपको क्लास 4 से क्लास 10 तक पढ़ने की भी नीड नहीं पड़ेगी इंशाल्लाह। मैं कोशिश करता हूँ अगर पार्ट 2 इसका मैं अपलोड कर लूँ। ये थोड़े से क्वेश्चन है, डिस्कस कर लेते हैं। जुल्फ़िकार अली भुट्टो 20 दिसंबर 1971 से पहले, ठीक है, सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर बने 20 दिसंबर 1976 से 1972 को संतों को कौमियाने का, अच्छा 1900 जो संतों को कौमियाने का ऐलान कब किया, 1972 को, ठीक है। किसने किया, जुल्फ़िकार अली भुट्टो में। 1973 का आइन, 1973 का आइन कितनी दफ़ात पर मुश्तमिल है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 280। इस आइन के तहत मुल्क का नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान रखा गया, ठीक है। 20 जून 1980 को जो है वो ज़ियाउल हक ने, अगर हम कहें कि जो है वो ज़कात और अशर आर्डिनेंस जारी किया। फरवरी 1982 में ज़कात फाउंडेशन कायम की। 1981 जून 1981 में वफाकी मुहतसिब के अदारे का क़याम हुआ। सितंबर 1981 में मजलिस शोरा 50 अरकान के ऊपर जो मुश्तमिल थी वो बनी। 23 मार्च 1985 को यहाँ पर जुनेजो वज़ीर आज़म बने। 1988 से 1990 तक बेनज़ीर भुट्टो का पहला दौर हुकूमत।
1990 से 1993 तक नवाज शरीफ का पहला दौर हुकूमत, 1991 से 1994 तक है, ठीक है। कोई शरीयत बिल मंजूर 1991 को हुई। 1993 से 1996 तक बेनज़ीर भुट्टो का दूसरा दौर, 1900 जो है वो फिर 96 से 99 तक नवाज शरीफ का दूसरा दौर है। उसके अलावा फिर अगर हम बात करें 12 अक्टूबर 1999 को मुशर्रफ का दूसरा जो है वो दौर शुरू हुआ। 2005 को लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस, 2002 में लीगल फ्रेमवर्क आर्डिनेंस जिसको LFO कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पाकिस्तान के जनूब एशिया के शमाल मगरब में क्या वाक़या है? पाकिस्तान के जनूबी एशिया के शमाल मगरब सॉरी फॉर दैट, पाकिस्तान जनूबी एशिया के शमाल मगरब में वाक़या है। पाकिस्तान के शमाल मगरब में चीन वाक़या है। 1985 में CECO, ठीक है, इकनॉमिक कॉरपोरेशन ऑर्गेनाइजेशन का क्याम हुआ, ठीक है। ECO का कब? 1885 के अंदर हुआ। उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पेज है इसके ऊपर डिस्कस करते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, रिपीटेड है ये। UNO में पाकिस्तान की रुकनीत 30 दिसंबर 1947 को, OIC की बुनियाद 1969 के अंदर रखी गई। हर 3 साल बाद इसकी मीटिंग होती है, किसकी? OIC की। सारे का क़याम दिसंबर 1985 में। वस्ती एशिया की रियासतों की तादाद 5 है। 38% हिस्सा पाकिस्तान की ज़ेर काश्त है। 70% हिस्सा नहरों के ज़रिए सराब किया जाता है। कितने परसेंट? 70%। पाकिस्तान सनती तरक्याती बोर्ड 1948 में कायम हुआ। पाकिस्तान में बिजली की पैदावार 70% जो है वो थर्मल से है, 30% आबी ज़खायर से की जाती है। शमसी तवानाई से चलने वाला पावर हाउस ओकाड़ा है। आबादी के लिहाज से दुनिया का छठा बड़ा मुल्क है पाकिस्तान। पाकिस्तान का 63.6% हिस्सा दही इलाकों में और 36.3% हिस्सा शहरों में आबाद है, ठीक है। वेरी इंपॉर्टेंट, पाकिस्तान में 97% लोग मुसलमान हैं। मुसलमान कितने परसेंट है? 97। पश्तून ज़ुबान की पहली नज़म पश्तो ज़ुबान की, ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अमीर करोड़ ने 8वीं सदी में लिखी। किसकी है? सबसे पहले बात करें अगर ये पश्तो ज़ुबान की, नंबर 1 के ऊपर पश्तो ज़ुबान, नंबर 2 पहली नज़म कौन सी है? अमीर करोड़ की है और 8वीं सदी में लिखी है, ठीक है। तारीख़ औलिया जो है वो सलमान ने लिखी, सॉरी बात है, ठीक है, बाको ने लिखी। तारीख़ औलिया ये बुक है, ये किसने लिखी? सलमान बाको ने लिखी। पंजाबी ज़ुबान के मशहूर शायर बाबा फरीद और बुल्ले शाह हैं। वारिस शाह ने हीर रांझा लिखा, ये ठीक है, ये बुक का नाम हीर रांझा। सिंधी ज़ुबान को तरक्की देने वालों में से, ठीक है, ये है सिंधी ज़ुबान। उसके बाद शाह अब्दुल लतीफ़, सिंधी ज़ुबान को तरक्की देने वालों में से शाह अब्दुल लतीफ़ हैं, सचल सरमत हैं और अब्दुल कादर बैदल वगैरह शामिल हैं। आई होपफुल स्टूडेंट कि ये आज का लेक्चर एक गैस पेपर के तौर के ऊपर जो मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, इंशाल्लाह आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा मुफीद है, बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अगर हिम्मत रहती तो मैं 2-3 घंटे की वीडियो भी बना सकता था, लेकिन ये ऑलरेडी वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो चुकी है। अब इसका पार्ट 2 डिस्कस करता हूँ। अगर आपके पास नोटिफिकेशन ना भी आए, आप लोगों ने इसी वीडियो के फ़ौरन बाद जो हमारी प्ले लिस्ट है वहाँ से भी इंशाल्लाह आपको सेकंड वीडियो मिल जाएगी, उसको भी आप लोग देख लीजिएगा। इंशाल्लाह इस बात की गारंटी देता हूँ, मैथमेटिक्स के अंदर भी आप लोग 12, 14, 15 MCQs आप लोग आसानी के साथ कर सकते हैं, जो कंसेप्ट आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।